हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। PDF का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। वाचन के समय पुस्तक की आँखों से जो दूरी होनी चाहिए 12 इंच होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर साय, मुक्तिबोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? झ, श, ट या फिर ह? देखिए, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं? चा हो गया, चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, ये आपके स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में झा है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगर मान लीजिए ऑप्शन में चा दिया जाता या छा दिया जाता, जा दिया जाता, तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते हैं। फिलहाल झा दिया तो झा आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा होगा? जलद, बादल, हवा, पानी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि इसमें संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है। देखिए, जलद जो है ना, जलद, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। देखिए, मैं आपको पीडीएफ मैं आपको जो दे रहा हूँ इस समय, लगभग 100 क्वेश्चन की ये पीडीएफ रहती है और ये करते हुए हमको महीने भर से ऊपर हो चुका है। लगभग मैंने आपके सामने लगभग 3000 से ऊपर भी क्वेश्चंस जो है मैंने आपके सामने शेयर किए हैं और पीडीएफ तो मैं आपको निःशुल्क में देता हूं। अगर कोई बंदा आपको 3000 क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर आपको देता है तो लगभग 150 रुपये आपसे लेता है, लेकिन मैं आप लोगों से एक पैसा नहीं ले रहा हूँ, एक चवन्नी भी मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो देखिए, तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन अय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तथैव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो तथैव में प्रयुक्त संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो मधुलिका जो है ना, ये पुरस्कार कहानी की पात्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, उपनयन शब्द में कौन सा समास है? बहुप्रिय, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर कर्मधार। उपनयन, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
शायद आपको वो ट्रिक याद हो या ना याद हो, हमें नहीं मालूम है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर उप आ जाए, मान लीजिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहाँ पर होता है आपका अव्ययीभाव समास। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का शब्द देखना। देखिए उप दिया है, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक आपके पेपर में काम में आ सकती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैद्धांतिक शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? तो सैद्धांतिक शब्द क्या है? तो सैद्धांतिक शब्द जो है ना, ये विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आध्यात्मिक का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। आध्यात्मिक का संधि विच्छेद होता है अधि धन आत्मिक। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। ठीक है, तो छोटी प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? तो छोटी प्लस बड़ा आ मिलकर बना जाके या। और नियम के अनुसार या किस में आता है? मैंने आपको ये बताया था, नियम के अनुसार या आता है यण स्वर संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आध्यात्मिक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, जापानी या तुर्की? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? देखिए रिक्शा जो है ना, ये जापानी भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 से 12, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। जैसे कि प्रश्न ये दिया है कि सप्ताह में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कि सप्ताह, 7 राहों का समूह, तो ये संख्यावाची है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, रोग पीड़ित, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधार, द्वंद्व, बहुप्रिय या तत्पुरुष? रोग पीड़ित, ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो रोग अलग है, पीड़ित अलग है, ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग। रोग से पीड़ित ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो मैंने आपको क्या बताया, रोग अलग है, पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? रोग पीड़ित। ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग, और ऐसे भी पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, रोग से पीड़ित, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, ऑप्शंस को ठीक कर लीजिएगा, ये सी नहीं होगा, इसका डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। 13वां प्रश्न है, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, मात्रवत। कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। नीलोत्पलम में जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? जय पराजय, घनश्याम, त्रिनेत्र, पीतांबर। तो अगर जब भी आपसे द्वंद्व समास पूछा जाए, अगर बीच में कभी भी योजक चिन्ह हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो देखिए जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? नीलांबर, चिड़ीमार, चौराहा, रुपया, पैसा। सिंपल सा क्वेश्चन, द्विगु समास में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संख्यावाची शब्द होता है वो आपका द्विगु समास हो। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, तो ये आपका जो है द्विगु समास हो जाएगा, चौराहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न दिखेगा। दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है? जल में लगने वाली आग, पेट की आग,
जंगल में लगने वाली आग, इनमें से कोई नहीं। दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है? दावाग्नि का शब्द का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस शब्द का अर्थ मयूर है? केकी, नीरद, अनंत, मेदिनी। किस शब्द का अर्थ मयूर है? देखिए केकी, केकी का अर्थ जो है ना मयूर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? विष्णु, सूर्य, शिव या फिर इंद्र। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है ना इंद्र के लिए होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुसुम, प्रसून, अनंग या सुमन। देखिए अनंग जो है ना अनंग, ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनंग जो है ना ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव, अनंग कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बल्कि कुसुम हुआ, प्रसून हुआ और सुमन हुआ, ये पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेगा। निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 20 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों के उचित शब्द चुनिए। जैसे कि प्रश्न हमारा कि ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहते हैं? ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासु, ज्ञानवान। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी की ओर। आज के प्रश्न मैंने कुछ सिंपल से लिए हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ, धोखेबाज, जालसाज, कृतज्ञ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। जो किए गए उपकार को ना मानता उसको क्या कहते हैं? जो किए गए उपकार को ना मानता उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। 22वां प्रश्न देखिएगा। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता उसको क्या कहते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, परछिंद्रानिवेशी। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता उसको क्या कहते हैं? परछिंद्रानिवेशी कहते हैं उसको, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। लाइक कर दीजिए वीडियो को आप लोग यार, क्या कर रहे हो। अगला प्रश्न है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? विमाता, सुमाता, कुमाता या जमाता। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? विमाता होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए की ओर। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए ना कोई इसकी परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है, सिर्फ समझने का फेर होता है। प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। जैसे कि जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? विजित, अज्ञे, अजय, दुर्जय। ऐसे प्रश्न को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी की ओर। 25वां प्रश्न है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगणित, जितेंद्रिय, अगोचर, अगम्य। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 से 29 रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। जैसे कि गाइस प्रश्न है कि ताजमहल टेस का अद्भुत नमूना है। ताजमहल शिल्प कला का होगा, मूर्ति कला का, चित्रकला या स्थापत्य कला। तो ताजमहल जो है ना ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना, यही कहेंगे ना आप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ईश्वर की कृपा से मूक भी हो सकता है। बधिर, पंगु, वाचाल, विज्ञ। ईश्वर की कृपा से मूक क्या हो सकता है? वाचाल भी हो सकता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न है, मंदिरों में खाली स्थान क्या मिलता है? प्रसाद या प्रसाद। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने। मंदिर में क्या मिलता है? मंदिर में प्रसाद मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी की ओर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, व्यवहारिक। मनुष्य एक क्या है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? अब यहाँ पर जो मेन कॉमन जो है वो है से, और से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो राम कलम से लिखता है तो से किस में आएगा? कर्ता ने कर्म को करण के से के द्वारा। देखिए अपादान में भी आ रहा है, करण में भी आ रहा है, तो इसमें दो चीजें दी हैं। अब इसमें देखिए करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। कर्ता ने को कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से। अब इसमें करण भी आ रहा है और अपादान भी आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मैं ये हो रहा हूं कि आंसर ये होगा या फिर ये होगा। वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से करण आ रहा है इसमें, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अक्सर प्रश्न ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, निम्न में से कौन सा वाच्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यानपूर्वक सुनेगा। जो विद्वान, देखिए इसमें विद्वान का भी प्रयोग हुआ है, विनय का भी प्रयोग हुआ है, यानी ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। काफ़ी चीज़ों का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए इसमें आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, शुद्ध वाक्य की। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विजय लिखते लिखते सो गया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन, इसमें भी देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बस नदी में गिर पड़ी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ऐसे प्रश्न को करने के लिए ना कोई परिभाषा है ना कोई नियम, समझिए और करिए। मुख मयंक सम मुझ मनोहर में कौन सा अलंकार? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास? मैंने प्रश्न को पढ़ा और मेरे समझ में आ गया, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अब देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार क्यों होगा? क्योंकि यहाँ मुख की तुलना जो है वो मयंक से की गई, अर्थात चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थात मुख के समान मयंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, संदेह या फिर भ्रतिमान? तो प्यारे बच्चों वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, रूपक और उपमा, रूपक और मानवीकरण। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए की ओर। सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में। अब यहाँ पर देखिए अंबर पनघट में डुबो रही, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? विभावना, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या असंगति? तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। सरल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग, जहां दो परस्पर विरोधी विचारों, भावनाओं या स्थितियों को साथ में प्रस्तुत किया जाता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है, यह आपको ध्यान में रखना है।
प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय उही खाए बोराय नर ई पाए बोराय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर वक्रोक्ति। देखिए ये प्रश्न ऐसा है जो कि आपके सभी एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। सरल शब्दों में समझ लीजिए, जब एक शब्द प्रयोग दो या अधिक बार होता है, जब एक शब्द प्रयोग दो या अधिक बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर कनक कनक जो है वो दो बार दिया गया है और इसमें देखिए सौगुनी मादकता अधिकाय उही खाए बौरात नर ई पाए बुराई, लेकिन इसके जो शब्द हैं अर्थ जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, यमक या फिर वक्रोक्ति। ये भी प्रश्न ऐसा है कि जो कि आपके सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और बराबर मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सरल शब्दों में समझ लीजिए, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसमें अर्थ कई निकलते हैं तो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, शोक, हास या फिर रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों रति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भय का स्थायी भाव क्या होता है तो भयानक इसका स्थायी भाव हो जाएगा, भयानक। ठीक है, शोक का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस। क्या होता है? करुण रस। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, धीप्तत रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसे आप कह सकते हैं जुगुस्सा या फिर घृणा। क्या कह सकते हैं? जुगुस्सा या फिर घृणा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हास्य का मैंने आपको बता ही दिया था, हास्य होगा। उत्साह का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, उत्साह का होता है वीर रस। विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? इसे आप अद्भुत कह सकते हैं, विस्मय का अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी? 6, 7, 8 या फिर 9? अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार आप लोग। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी? 8 रसों की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। शोभित कर नवनीत लिए कौन सा रस है? विप्तर रस, वात्सल रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो इसमें हो जाएगा वात्सल रस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद? दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा? इसमें हो जाएगा दोहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है ये मात्रिक अर्धसम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? छपाई, चौपाई, सोरठा या फिर दोहा? किस छंद में 6 चरण होते हैं? छपाई में कुल 6 चरण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 18, 22, 24 या फिर 28? रोला के प्रत्येक चरण में गाइस 24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न है 9, 2, 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखे में पड़ना, निशाने पर लगना, निशाना बन जाना, रफूचक्कर होना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस को देखकर चोर जो है भाग गया या रफूचक्कर हो गया, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो पुलिस को देखकर चोर रफूचक्कर हो गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शुद्ध भूल जाना, बहुत कष्ट होना, बचपन याद करना, बच्चों जैसा व्यवहार करना। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत कष्ट होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल का अंतर होना, उटपटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना, आकाश पाताल का अंतर करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, कहाँ गरीब कहाँ अमीर, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका कहीं मिलाप ही नहीं हो सकता है। गरीब की शादी अमीर में हो नहीं सकती है। ये कहावतें आप लोगों ने सुनी होगी बहुत पहले। अगला प्रश्न है गाइस कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कुल हिंदी के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से यही कामना करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे आप लोग। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।